ये कोई ऑर्डिनरी टॉपर टॉक वीडियो नहीं है जहां पे हम लोग एक छोटा सा पॉडकास्ट कर लेंगे, टॉपर के साथ जान जाएंगे उसने कैसे प्रेपरेशन स्टार्ट की, कैसे सारी चीजें की, कैसे वो टॉपर बन गया, कहाँ से आता है, क्या खाता है। ये सारी बातें हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट एक्शनेबल प्लान है विथ ऑल इंडिया रैंक 7 अक्षत अत्री। इस पूरे के पूरे प्लान को हम लोग ने बनाया है ऑन एन एक्सेल शीट, सॉरी गूगल शीट्स। तो गूगल शीट को तुम जाके एक्सेस भी कर सकते हो। इसको एक्सेस करने के लिए तुमको जाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप पूरी शीट को एक्सेस कर सकते हो। फर्दर अगर इस शीट के बारे में सारी चीजें जानना चाहते हो, किस तरह से हम लोगों ने शीट को प्लान किया, किस तरह से शीट को बनाया, तुम्हें किन टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, किन टॉपिक्स को कितना टाइम देना चाहिए, सारी की सारी चीजें एक सिंगल शीट के अंदर है। क्या टॉपिक्स इजी होते हैं, क्या टॉपिक्स डिफिकल्ट होते हैं, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किन बुक्स को रेफर करना है, किन रिसोर्सेज को रेफर करना है, किन वजहों से बच्चे फेल होते हैं, सारी की सारी चीजें हैं एक सिंगल एक्सेल पे। लेकिन मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा, अगर इस चीज को समझना चाहते हो कि आईपी मैट टॉपर कैसे बनते हैं इस पूरे एक्शनेबल प्लान को फॉलो करते हुए, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। तो सबसे पहली चीज अक्षर, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्लान किया था कि आप जब अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट किए थे तो आपको क्या मेजर फियर्स थे। आप मतलब मेरे को जितना ज्यादा कंसाइज मैनर में बताओगे, पॉइंट वाइज बताओगे, उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा जो भी बच्चे हमको देख रहे हैं। Yes, sir. So the first point that comes to my mind, sir, that मैंने आईपी मैट या आईपीएम रिलेटेड 3 एग्जाम्स के अलावा और भी कोई एग्जाम नहीं दिया था। फॉर एग्जांपल सीयूटी या कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं, तो मेरे पास को फर्स्ट ऑफ ऑल कोई बैकअप नहीं था। हाँ तो रोहतक, इंदौर एंड जिपमैट, दे वर द ओनली 3 ऑप्शंस। ठीक है। तो मतलब सर सेकंड, इससे इससे एक चीज जो कंक्लूजन निकलता है, उसके दो कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं मेरे हिसाब से। कंक्लूजन वन ये हो सकता है कि आप इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस से अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो एक ऐसी प्रोसेस में जहां पे फेलियर का कोई चांस नहीं है, यानी कि आप 100% अपने लाइफ के साथ रिस्क ले रहे हो इस चीज पे। लेकिन Yes. इस दूसरा साइड हो सकता है कि आपको नहीं लगता ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी होना चाहिए। क्या आइडिया है आपका? यस सर, वो तो है ही है कि एक्चुअली 3 डिफरेंट एग्जाम्स 3 डिफरेंट डेज पे हों, तो ऐसा हाँ रेयरली ही होता है कि 3 अलग अलग दिन किसी के लिए खराब जाएं। तो मुझे ये था कि इफ नॉट इंदौर देन अदर, बट आई वाज वेरी वेल कॉन्फिडेंट फॉर ऑफ मेकिंग इट इन इंदौर। सेकेंडली सर, थोड़ा सा फोकस भी बनता है इससे कि डेविएशंस नहीं होती। मान लो अगर मैं सीयूटी देता तो अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स या फिर अदर बाकी बिजनेस स्टडीज वगैरह वो सब भी पढ़ना पड़ता, तो उससे थोड़ा सा मेरे को पर्सनली थोड़ा सा डेविएशंस होती हैं कि हाँ वो उनको अवॉइड करने के लिए बेटर, मतलब मेरे लिए ऐसा बेटर था कि मैं फोकस्ड रहूँ एक एग्जाम की तरफ और उसमें सारी एनर्जी लगाऊं। ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली बैकअप हो तो हो रहता है। तो Yes. ये तो आपके एंड पे हो गया। तो आपके साथ बहुत सारे जी। बच्चे और भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, उनके लिए हम लोग इस कॉलम को यस। यूज करना चाहते हैं। उनके क्या फियर थे और उन्होंने किन मिस्टेक्स को कमिट किया, इस तरह से मेरे को बताना जो तुम्हारी आंखों के सामने तुमको दिख रहा था कि ये आदमी ये चीज गलत कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पे गाइडेंस नहीं मिली इसलिए इस गलती को कर रहा है। और तुमने उस यस। चीज को सही किया ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन। रेट्रोस्पेक्टिवली मत देखना, तुम जब उस पोजीशन जी। पे थे, जब तुम मार्च में तैयारी कर रहे थे, फरवरी में कर रहे थे, यस। उस वक्त पे तुमको क्या लग रहा था तुम्हारे फ्रेंड्स गलती कर रहे हैं? सर फर्स्ट तो यही थी कि वो आईपी मैट के साथ साथ मतलब कि 100 अदर एग्जाम्स दे रहे थे, क्लैट, सीयूटी वगैरह। तो दे वर नॉट लाइक रियली एबल टू फोकस एंड दे वर टेकिंग एग्जाम्स लाइक, या आई शुड गिव दिस आल्सो, नाउ दिस आल्सो आई वुड गिव। So they हाँ were taking every other exam. हाँ So that is why they couldn't really focus. Secondly, sir, um, I believe they have a level of self doubt in them. Like they themselves, they say that um, that I would not be able to make it in Indore, or so. Like they self doubt their preparation, and हम्म, hence they cannot really gain confidence on the D-Day also. अच्छा। Yes, sir. क्यों लगता है? अच्छा, तो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तुमने जो मेंशन किया, तुमको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों था? या Sir, या पहला या तो या इमेजिन करो मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं yes, है, तो मैं जी, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए क्या कर सकता हूँ? इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ जो आईपी मैट के लिए अपियर कर रहा है। अब मैं कॉन्फिडेंस yes, गेन करने के लिए क्या चीज कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैथ्स को देख के, मैं तो डर जाऊंगा तुम्हारे जैसे बच्चों से। तो क्या yes, ऐसा sir. कॉन्फिडेंस आए? सो कॉन्फिडेंस के लिए पहले तो सेल्फ अफर्मेशन होनी चाहिए, एक तो कि मतलब ये तो थोड़ा नेचुरली इंस्टिंक्ट होना चाहिए कि नहीं, मोटिवेशन रहती है कि सेल्फ अफर्म करो कि नहीं, आई वुड गो इनटू इंदौर, आई वुड गो इन द बेस्ट कॉलेज दैट ऑफर्स माय पर्टिकुलर लाइन।
देन सेकेंडली सर मेन कॉन्फिडेंस स्टेम होता है आपकी मेहनत से ही, कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है तो पेपर टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने प्रिपरेशन पे ट्रस्ट है और आपने अच्छे से मेहनत करी, यू हैव बीन ट्रू टू योर प्रिपरेशन, देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड यू आर एबल टू वर्क कॉन्फिडेंटली इन द एग्जाम हॉल आल्सो। सही बात है। और लेकिन फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा डेप्थ में जा सकते हैं ना किसी भी चीज़ को लेके। जी सर। मतलब जी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एस्पिरेंट की तरह सोचने की। अब मान लो जी मैं एक सर। एस्पिरेंट हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कई जी बार पता नहीं क्यों किस्मत खराब होती है, मेरे मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे, 4 मॉक में मेरे मार्क्स नहीं आए। अब मैं अपने जी माइंड को वापस लेके कैसे आऊँ, मैं ट्रैक पे कैसे वापस आऊँ। आपके शायद साथ भी शायद हुआ होगा, कभी ना कभी लाइफ में हर किसी के साथ होता है कि आप बहुत जी एफर्ट्स करते हो लेकिन उसका आउटपुट या रिजल्ट नहीं आता है। स्कूल में कई बार जी होता है। जी होता है। तो उसको कैसे हम लोग डील करेंगे, क्योंकि इस तरह के बच्चों के साथ ऐसी चीजें होती हैं। जी सर उसके लिए मतलब कि मेन तो डिसिप्लिन इनहेरेंटली यही है कि रिजल्ट्स एक बार नहीं आ रहे, दो बार नहीं आ रहे, लेकिन उसी जील के साथ, उसी एनर्जी के साथ सेकेंड डे फिर वापस आ रहे हो और आप फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर से रिवीजन कर रहे हो। तो हम्म यही डिसिप्लिन का बेसिक कैरेक्टर है कि कोई बात नहीं, आज स्कोर नहीं आया या आज मॉक खराब हो गया, आज कोई सेक्शन खराब हो गया, लेकिन हम्म कल फिर से हम अपनी गलतियों को देखें कि हाँ कल हमने ये गलत किया, आज उसको सही करें। तो हम्म उसको रेक्टिफाई करने के बाद हम सेम एनर्जी के साथ अगर सेकेंड डे भी लगे, तो हम्म। वहां से सर वो डिसिप्लिन आता है। मतलब एक और। एक माइंडसेट शिफ्ट है कि कोई बात नहीं, आज मॉक नहीं आया तो एकदम से डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहा तो छोड़ दूं या मैं ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखूं। कोई बात नहीं, लगे रहो, अगर अब नहीं आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाएगा, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई मतलब क्वेश्चंस ही आएंगे ना, उसको सॉल्व करना है। तो मतलब कि अगले दिन भी सेम एनर्जी के साथ उस पर वापस जाना वो। आपके कभी खराब मार्क्स आए थे जी मॉक सर, में? मतलब कि आते ही है नेचुरली। लोएस्ट कितने आए थे? देखो हाईएस्ट तो आपने बहुत बार बहुत सारे लोगों को बताया होगा, लोएस्ट कितने आए थे? सर लोएस्ट मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन कट ऑफ के नीचे भी आए हुए हैं। एक बार या बहुत बार? 2-3 बार। 2-3 बार 3-4 आए बार। हैं। मतलब एक एस्पिरेंट जब तैयारी कर रहा है, उसे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसको ये डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं वो कम बैक नहीं कर नहीं। सकता है किसी भी सिचुएशन से। जी बहुत सारे जी लोग जब उनके खराब मार्क्स आते हैं तो वो जी। और ज्यादा स्क्रॉल करने लगते हैं, वो इंस्टाग्राम में और हम्म। ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, यस। क्योंकि वहां पे वो यस। एक पॉजिटिव डोपामीन आता है दिमाग के अंदर कि यार यस लाइफ सर। में सब कुछ खराब नहीं है, क्रश की वीडियोस देख सकते हैं, रील देख सकते हैं। तो जी उस पॉइंट से कैसे हमें वापस आना चाहिए, या तुम्हारे हिसाब से तुम कैसे करते हो उस चीज को? देखो सबके लिए डिफरेंट होगा, तुम्हारे लिए क्या है? जी। मेरे को ये लगता है कि कोई बाहर से कोई वीडियो सुनने से या कोई और मोटिवेट कर देगा तो वो टेम्परेरी रहेगा, लेकिन जब तक खुद से अंदर से नहीं मोटिवेशन आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आउटर तो कोई दे देगा, 1 घंटे तक चल जाएगी वो कोई मोटिवेशन किसी की, या कोई वीडियो 2 घंटे तक चल जाएगी, लेकिन जो डिसिप्लिन या जो मोटिवेशन आना चाहिए वो मुझे लगता है हमेशा अंदर से आना चाहिए, कि एक गोल है आपका कि मेरे को इस कॉलेज में पढ़ना है या उस कॉलेज में पढ़ना है, हम्म उसका उसको लेके एक बिलीफ होना चाहिए कि भाई मैं वहां जाऊंगा तो मुझे ये अच्छा होगा, मेरे साथ मेरी लाइफ में ये ठीक होगा, ये बेटर रहेगा। तो उस हम्म वजह से एक सेल्फ मोटिवेशन आता है कि नहीं मेरे को करना है, करना है, करना है। हम्म। और उसके बाद ही हम इसके बाद ही पॉसिबल होता है कि हम खराब मॉक्स है उसके बाद भी दोबारा उसी कम बैक डिसिप्लिन कर से कर सकते हैं। सके, ये इनर ही होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है अपने आईपी मैट प्रेपरेशन को, तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? वन। यस सर। टू, आप जब अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट किए थे, टू का पहले आंसर कर दो। जब आपने अपनी यस। आईपी मैट प्रेपरेशन स्टार्ट की थी तो आपने किस तरह से की थी, यस। क्या स्टेप्स लिए थे? हम सबसे पहले मेरे को 10th बोर्ड्स के टाइम पे ही, मतलब कि मेरे किसी फादर के कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुझे पता लगा था। तो मेरा काफी अर्ली स्टार्ट था, मतलब कि 11th के स्कूल स्टार्ट होने से पहले मुझे पता था मैं आईपी मैट दूंगा 12th के एंड पे। हम्म, सो वो तो फर्स्ट थिंग थी कि अर्ली स्टार्ट थे, तो एक हेड स्टार्ट था सबके ऊपर कि मेरे पास 2 साल है, जबकि नॉर्मली 1 साल होता है, उससे भी कम भी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक मॉक दिया उस समय, 2023 की बात है, ये अप्रैल। तो हम्म 2022 का मॉक, 2020 का जो एक्चुअल पेपर है वो आउट था उस समय। तो सबसे पहले मैंने बिना कुछ पढ़े या बिना कुछ इसकी, या मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता थी उस समय, तो मैंने सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर पेपर करा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कितना क्वेश्चंस होते हैं, क्या मतलब कि उसका बेसिक आइडिया लेने के लिए। हाँ। फिर मैंने मतलब कि पूरा इसका एग्जाम स्ट्रक्चर हम्म क्या है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक्स क्या क्या हैं, सिलेबस क्या है, प्लस मतलब नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, या मार्किंग स्कीम कैसी है, मतलब पहले तो एक हम्म मॉक दिया और उसके बाद एग्जाम पैटर्न जाना। हम्म यस सर। हम्म।
ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल प्रिपरेशन स्टार्ट करी ठीक। विद द क्यू एंड बी सर। ठीक है, तुमने जो बात बोली ना, तुमने बहुत यस सर। सुपरफिशियली कवर किया। यस सर। मैं चाहता हूँ तुम और इन डेप्थ जाओ। सबसे पहले मैंने क्वांटिटेटिव एबिलिटी में मोस्ट कॉमनली अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं, एक तो उसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, और सेकेंडली मतलब हम काफ़ी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं अरिथमेटिक भी। तो ठीक। अरिथमेटिक में एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं साथ में करता जा रहा हूँ। जी स्टार्ट विद दिस। ठीक है, ओके, हाँ, अर्थमेटिक से स्टार्ट करो। जी, उसमें मैंने सबसे पहले हम्म। ये टाइम एंड वर्क, हम्म। उसके बाद नहीं, मैंने सबसे पहले परसेंटेजेस पढ़ा, हम्म। क्योंकि इससे से रिलेटेड रेशियो प्रिपरेशन भी हुआ, एंड देन पी एंड एल, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, काफी मतलब रिलेटेड टॉपिक्स थे ना ये आपस में, तो मैंने परसेंटेजेस से पहले स्टार्ट करा था। प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी से हो जाता है, पार्टनरशिप परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, उसके जो सराउंडिंग के टॉपिक्स हैं वो आप साथ में करते चलेगा जब आपने अपनी प्रिपरेशन को जी स्टार्ट किया। जी। अब इसी के साथ मेरे को बताओ, तुमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया इन परसेंटेज, मतलब बेसिक सिर्फ परसेंटेज पढ़ने के लिए एक सिंगल टॉपिक कितना टाइम इन्वेस्ट किया, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक पर्सन को अटेम्प्ट करने चाहिए आइडियली? अच्छा, परसेंटेजेस में मुझे लगता है अगर सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हो और मतलब कि क्वेश्चंस के लिए रेडी होना हो, तो उसके लिए कम से कम 5 to 6 आवर्स तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ही ले लेंगे उसमें। 5 to 6 आवर्स का बेसिक्स हम लोग को करना चाहिए अगर एक बंदा स्टार्ट कर रहा है जो अपनी 12वीं में स्टार्ट जी कर रहा है अभी। तुम्हारी जी सिचुएशन डिफरेंट थी, तुमने 11th में स्टार्ट कर लिया था, वो सुपर जी अर्ली स्टार्ट था। वो तुमको जी एडवांटेज में प्ले करेगा, मतलब जी जो शायद तुमको पता होगा, जैसे जिसने भी 2020 में टिकटॉक शुरू कर लिया वो लोग आज नेक्स्ट लेवल पे हैं। तो जी इन जो 2025 में स्टार्ट कर रहा है उसके लिए डिफिकल्ट है, वैसे ही तुम्हारे पास भी जी एडवांटेज था। ठीक है, अब जी। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए? मिनिमम नंबर एक्चुअली डिफर करता है, क्योंकि थोड़ा सा परसेंटेज रिलेटिवली इजियर है, तो इस वजह से आई थिंक कि बस उसके उस चैप्टर को लेके कॉन्फिडेंस लेने के लिए मुझे लगता है अबाउट 50 क्वेश्चंस के आसपास मुझे लगता है सफिशिएंट होने चाहिए, जस्ट टू जज कि इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और नॉट। ठीक है। ठीक है, ऑफ 50 कोर्स क्वेश्चन। इसमें फिर हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो फिर वो अलग है। अच्छा, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड चीज आ जाती है, जो तुमने यहाँ पे बोला तुमने प्रेपरेशन को स्टार्ट कैसे किया, तुमने क्यूए के साथ प्रेपरेशन को स्टार्ट किया, 1 2। जी क्यूए में हम लोग ने जान लिया कि तुमने सबसे पहले स्टार्ट किया विद अर्थमेटिक। 3 जी तुमने बता दिया, परसेंटेज के साथ तुमने स्टार्ट किया, फर्स्ट टॉपिक तुमने पिक जी किया क्योंकि उसके सराउंडिंग में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो उसके साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। 5 to 6 आवर्स के बेसिक्स करने हैं, 50 क्वेश्चन मिनिमम अटेम्प्ट करना है। अपन मिनिमम लेके चल रहे ये हैं सारी चीजों को, 5 to 6 मिनिमम। मिनिमम आवर्स हैं, कितना तो तुमको डालना ही चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, तुमने क्या रिसोर्सेज को फॉलो किया? रिसोर्सेज, एक तो आईपीएम करियर्स की बुक मेरे को डे वन पे रिसीव हो गई थी, तो मैंने उसी को रेफर किया है फॉर थ्योरी एंड मतलब कि पहले चैप्टर पढ़ने के लिए, फिर रिवीजन के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी। उसमें जो 45 करीब करीब क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, सो दैट वाज द वन। ठीक देन है। सेकेंडली परसेंटेज, यस सर, परसेंटेज ऐसा चैप्टर है वो जूनियर क्लासेस में भी होता है, तो एनसीईआरटी भी होती है उसमें। 8th क्लास की एनसीईआरटी में जैसे परसेंटेजेस है, तो हम्म। मैंने परसेंट मतलब कि वहां से ज्यादा हेल्प नहीं होती है, लेकिन फिर भी बेसिक्स अगर किसी को पढ़नी हो तो 8th क्लास की एनसीईआरटी, 8 से लेकर 12 तक की, 6 7 तक की भी एनसीईआरटी में होता है परसेंटेजेस वगैरह। 8 to 12 का आपको पढ़ लेने जी चाहिए एनसीईआरटी, जिससे आपका जी परसेंटेज क्लियर हो जाएंगे, और उसके फिर से अगेन सराउंडिंग के टॉपिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और क्या जी रिसोर्स थी तुमको? या ये बात समझ आ रही है ना अपन कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब हम जी लोग एक तुमने जो बात बोली उससे कितनी जी बातें निकल रही हैं, उन सारी बातों को कवर कर रहे हैं। जी। हाँ, और क्या रिसोर्स पे फॉलो किया? और दूसरा सर, मतलब कि जो जिस मतलब ग्रुप में था मैं, तो उसमें रेगुलरली पीडीएफ वगैरह आती रहती थी इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, सो दैट वाज आल्सो प्रोवाइडेड बाय आईपीएम करियर्स दैट। अ, अच्छा, आईपीएम करियर्स का ओपन ग्रुप है, पेड ग्रुप है? नहीं सर, वो रिसोर्सेज आते रहते हैं जिस ग्रुप में सर। आईपीएम करियर्स रिसोर्सेज ग्रुप, ठीक है, और फोर्थ? प्राइमरीली यही था, बाकी अगर कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन या पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो यूट्यूब भी एक अच्छा मीडियम है। मैंने कुछ परसेंटेजेस के लिए नहीं, लेकिन कुछ अदर चैप्टर्स के लिए यूट्यूब पे रेफर करा था। ठीक है, तो तुमने यूट्यूब चैनल्स को भी रेफर किया था? सर मोस्टली मेरे मेरे को लगता है यही थे तो ये चार सारे। ही रिसोर्सेज हैं मेनली। जी ठीक है। जी नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग वापस आ रहे हैं इसी टॉपिक पे। अब अगर जी एक बच्चा परसेंटेज पढ़ लेता है तो परसेंटेज से उसका क्या क्या चीज़ें कवर हो जा रही हैं, अर्थमेटिक में क्या जी। क्या? बस हाँ,
परसेंटेज से रिलेटेड ही एक तो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, देन यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन। तीन यस लिख सर। दिया मैंने, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस सर। प्रॉफिट एंड लॉस, एक सेकेंड, कहाँ पे लिखा है, दिख रहा है ये, ठीक है। और टाइम एंड वर्क तो अलग से करना पड़ेगा, ओपी। हाँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन परसेंटेज पे ही होता है शायद, यस सर, उससे रिलेटेड ही होता है। मतलब उसी के अंदर से निकल के आ जाते हैं क्वेश्चन, नहीं एजेस कर दिया, ठीक है। और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ये भी डायरेक्टली परसेंटेज से होता है। एस आई सी आई, एसआईसीए में भी हेल्प मिलती है, लेकिन उसके अलग कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो हाँ, ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था मेरा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो मतलब अपना जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप परसेंटेज पढ़ो, परसेंटेज के बाद जितने टॉपिक्स पे मैंने पी लिखा है वो सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने चाहिए। सही बोल रहा हूँ मैं? जी। जी, बस ये टाइम एंड आप- वर्क तो अलग से होगा। हाँ, आपने भी यही मेथड फॉलो किया है ना? जी। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, वन, परसेंटेज के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया, परसेंटेज के बेसिस पे जो टॉपिक्स हैं मैं उनको एक अलग कलर दे देता हूँ यहाँ पे। सर वो टाइम एंड वर्क नहीं इंक्लूड करना उसमें, टाइम एंड वर्क का अलग है। टाइम एंड वर्क किया है क्या? अच्छा हाँ, टाइम एंड वर्क कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ओके। मैं नीचे टाइम स्पीड डिस्टेंस देख रहा था, मेरे को कंफ्यूजन हो, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे क्या जाना चाहिए हम लोग को? सर नेक्स्ट इसी से रिलेटेड होता है, क्योंकि थोड़ा बेस बन चुका होता है, तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट इसी में ठीक है, अरिथमेटिक। तो इसको हम लोग कर सकते हैं P2, यस सर। परसेंटेज का सेकेंड लेयर, ठीक है, P2 हो यस गया। सर। और सर देन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, ओके। टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। और इसी से रिलेटेड बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स भी मुझे दिख रहा है। स्ट्रीम्स हो गया, ठीक है। और एंड हम ऑन एजेस, एवरेजेस। यस सर, एवरेजेस एंड एज, दिस कैन, एवरेजेस तो इसी में आना चाहिए, टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस इसी में। एवरेज इसी में आना चाहिए, आपने इसी के साथ हाँ पढ़ा। मतलब कि रिलेटेड ही अरिथमेटिक पूरा थोड़ा सा। अब अपन नेक्स्ट जो चीज पे जाने वाले हैं कि जी। ये तुमने बता दिया तुमने किस तरह से स्टार्ट किया अपने प्रेपरेशन को। जी। मैं यहाँ पे एक और चीज बोली थी, जो फोर्थ पॉइंट मैं तुमने बोला था, मैं लिखा नहीं था, कि तुमने क्यूए के साथ स्टार्ट किया था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जी। के साथ स्टार्ट किया था अपने प्रेपरेशन को। तो यस। बीएआरसी को कब स्टार्ट किया था? मतलब कि क्यूए वीए पैरेलली चलते थे, लेकिन मेरा ज्यादा टाइम क्यूए में जाता था। वीए में जो मेरा मोस्टली टाइम वो रीडिंग में ही जाता था, तो मतलब वो पैरेलली चलती है इसके साथ ही। कैसे स्टार्ट किया बीए को? बीए को स्टार्ट करने के लिए पहले तो ग्रामर, या जो मतलब ग्रामर के बेसिक रूल्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच या जो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, मेनली मतलब कि स्टडी बिल्कुल इन डेप्थ करने का यही होता है। बाकी बीए में ज़्यादातर चीज़ें पैरेलली चलती रहती हैं, जैसे वोकेबलरी हर रोज़ पढ़नी पड़ती है, हम्म, देन रीडिंग रोज़ करनी पड़ती है। तो मतलब कि बाकी चीज़ें पैरेलली चलती रहती है, लेकिन इन डेप्थ और जिसको मतलब रूल्स को पढ़ना होता है वो ग्रामर ही मोस्टली होती है। ठीक है। तो मतलब आपने ग्रामर के साथ स्टार्ट किया था। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिसोर्सेज को फॉलो किया था साइड बाय साइड? सर यस सर। सर फर्स्टली वही आईपीएम करियर्स की बुक थी, जिसमें बेसिक्स थे एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी थे सर। ठीक है। और इसमें सर एक्चुअली मैं रीडिंग बहुत करता था, मतलब कि मतलब कि मेरे टोटल वीए का टाइम का शायद 80% तक मैंने रीडिंग करी है। तो उसके लिए साइट्स होती हैं, मतलब आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, एसेस पढ़ने के लिए। तो एक साइट है aonessays.com सर। और फिर अगर वेब आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो द हिंदू की साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट है। द हिंदू स्लैश TOI। और ये फिजिकल न्यूज़पेपर भी और इनकी साइट भी, मतलब जहाँ से भी जो कंफर्टेबल है। मतलब वो तो अपन अगर हिंदू और TOI बोल रहे हैं तो हो जा रहा है, ठीक है। और यस। यस सर। सर फिर वही रिसोर्सेज जिसके मतलब जो प्रैक्टिस के लिए आते रहते थे, पीडीएफ्स वगैरह। PDFs, ठीक है। और यस सर, मोस्टली यही था। मतलब इतनी हाँ सर, नहीं नहीं, नहीं सर, बुक रह गई वो मेन। कौन सी? उसको मैंने 2 बार करा है, वो है सर द वर्ड पावर मेड इजी। वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है। और अब जी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आज आप फिर से सोच लेते हैं कि मेरे को आईपी मैट रीअपियर करना है और मेरे को आईपी मैट जी। 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आना है, क्योंकि मैं 7 आया हूँ, हम्म, 6 लोग अभी भी जी मुझसे सर। आगे हैं, तो मेरे को 6 लोगों को और हराना है। तो जी। आप क्या चीज डिफरेंटली करते? ऐसे सोचना कि तुम्हारी AIR 7 तो आई ही नहीं है, भूल जाते हैं अपन। मान लो जी। तुम फेल हो गए थे आईपी मैट में, तुम्हारी जी। 7000 रैंक आ गई, नहीं मिल सकता कॉलेज। अब तुम कैसे नहीं। स्टार्ट करते 7 की जगह 7000 हो 1 लाने के लिए? जी
सर मतलब कि मैं, क्योंकि अब मैं अगर एक बार एग्जाम दे चुका हूँ तो मुझे वैसे भी पता होता है कि क्या वीक पॉइंट्स हैं या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो सिंस मेरे पास अप्लाइड मैथ्स थी 11th एंड 12th में, तो ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इन पे मेरे को अभी भी और 26 में भी ज़्यादा फोकस करना पड़ता। तो जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करता, जैसे ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वीक पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। जी। अब अब इसको अपन एक फर्दर नेक्स्ट लेयर पे लेके जाते हैं। तुम सोच लो जी। कि कल या आज आईपीएम करियर्स के तुम डायरेक्टर बन जाते हो, तुम आशुतोष सर को रिप्लेस कर देते हो। ठीक है। जी सर। अब तुम बच्चों को गाइड कर रहे हो, तो एज हम्म। मिस्टर आशुतोष मिश्रा तुम कैसे बताओगे यस। बच्चों को कि उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं? सर बेस्ट मेथड तो वही है, या तो एक फुल लेंथ या फिर मतलब कि हाँ, एक फुल लेंथ मॉक दे दो कि उसमें समझ आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक के क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है या नहीं हो पा रहे हैं। कितने मॉक देने चाहिए इस चीज को फिगर आउट करने के लिए? स्ट्रेंथ वीकनेस को फिगर आउट करने के लिए तो 2 से 3 मॉक्स भी बहुत हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ऑफ कोर्स ज़्यादा मॉक्स चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 to 3 मॉक्स देने होंगे एक पर्सन को जस्ट टू फिगर आउट कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। ठीक जी। है। और क्या डिफरेंटली करते? या और डिफरेंटली। या फिर अपन सिचुएशन थोड़ी यस। सी दूसरे साइड पे लेके जाते हैं। आईबीएम जी। करियर्स का डायरेक्टर हो तुम। ठीक है, तुमने जी। रिप्लेस कर दिया आशुतोष सर को। अब तुम क्या स्टेप्स लोगे एक बच्चे को ये बताने के लिए कि उसको कैसे प्रेपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए? हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ डिफरेंट करते। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, उससे जज हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या पैटर्न भी समझ आ जाता है थोड़ा। सर सेकेंडली, जो 2 से 1 से 2 उसने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करे हैं, उसमें जो जो भी उनको अपने वीक पॉइंट्स एनालाइज हुए हैं कि हाँ ये नहीं हो पा रहा है ये टॉपिक, तो उन पे ही फोकस करना चाहिए पहले। क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को अपनी वीक से स्ट्रॉन्ग में लेके जा पाएंगे ना, तो दैट वुड बी बेटर सर। ठीक है, यानी कि जो हमारी वीकनेसेस हैं उनको हमको यस। फिगर आउट कर लेना स्ट्रेंथ्स। है और उनको स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाना है। यस सर। यही बोलना चाह रहे हो ना आप? तो यस लेकिन सर। आपका पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 1 से ही कनेक्ट हो जा रहा है कि आपको जी। वीकनेस चाहिए टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन एंड इम्प्रूव ऑन योर प्रेपरेशन। यही बोलना चाह यस। रहे हो आप? करेक्टली मैं यस। चीज को निकाल पा रहा हूँ ना? यस सर। मेरे को तो ऐसा लगता है मेरे को राज शमानी का रोल ले लेना चाहिए। यस सर। यू डू गुड इन दैट। ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा नेक्स्ट फेज पे आते हैं कि बहुत यस सर। ज़्यादा सारे लोग बात करते हैं कि हमें लॉजिक चाहिए होता है इन ऑर्डर टू क्रैक द आईपी मैट एग्जाम। सबसे पहले यस सर। क्वेश्चन है, लॉजिक का मतलब क्या है यहाँ पे? आधे लोग इस बात को फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। वो लोग यही दिमाग लगाते रहते हैं कि ये फॉर्मूला रट लिया है, तो इस फॉर्मूला को रटने से अगर इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो यही तो लॉजिक होता है। इस बात को डिफीट कैसे करोगे? तुम्हारे लॉजिक का मीनिंग क्या है? हम सर लॉजिक का मीनिंग तो हाँ वही है कि कोई भी क्वेश्चन देखा तो हमें मान लो उसका फॉर्मूला आता है, तो हाँ। तो हम थोड़ा सा ना कि मतलब थोड़ी सी ह्यूमनली या एक स्टूडेंट का होता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अगर हमने वैसा क्वेश्चन पहले देखा होता है तो। हम्म। लेकिन बजाय कि हमने क्वेश्चन देखा और तुरंत ही हमने उसमें फॉर्मूला लगा दिया और आंसर निकला या नहीं निकला, हम्म। इसके बजाय हम उसके लॉजिक पे फोकस करें कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। हम्म। क्वेश्चन के जो भी सर्कमस्टांसेस हैं या जो भी कंडीशंस क्वेश्चन में दी हुई हैं, पहले उसको डेवलप करो माइंड में कि वो चाहता क्या है हमसे, कि क्या डिराइव करना क्या आंसर पे हम अराइव करना चाहते हैं। ठीक है। सो लॉजिक फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि क्वेश्चन का हम्म। वो समझना, कंडीशन सर। सर सेकेंडली, उसके अबाउट जाना कि बहुत बार ऐसा होता है कि या तो हमें उसका फॉर्मूला नहीं आता तो हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चंस या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। इसकी बजाय मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि पहले 1-2 स्टेप करो उसमें। मान लो कि कोई भी क्वेश्चन है और उसमें हमें समझ आ गया कि ये स्टेप तो होगा लेकिन इसके आगे नहीं समझ आ रहा है, तो हम्म। मेरी एडवाइस ये है कि पहले उस 1-2 स्टेप जहाँ तक आप कर पा रहे हो वहाँ तक करो। हम्म। लेकिन फिर मतलब कि वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर आप रीजनिंग लगाओगे, थोड़ा बहुत लॉजिक अगर आप यूज करोगे, तो फिर भी 1-2 स्टेप आप स्टार्टिंग के ले लो, तो उसके आगे हो सकता है पॉसिबल वेज मिल जाएं उसको सॉल्व करने के। सो एक माइंड में ब्लॉक मत बना लो कि ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं आता। हम्म। उसका स्टार्ट करो और वो आगे वेज मिल जाएंगे सर। मतलब बहुत बहुत ही लॉजिकल बात बोली है तुमने। तुमने 2 पॉइंट्स बताए लेकिन मैंने उसको 4 पॉइंट्स में निकाल दिया है। फर्स्ट, लॉजिक का मीनिंग क्या था, तो ये समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड चीज तुमने बोली, फॉर्मूला इनफ नहीं है किसी भी चीज को करने के लिए। फॉर्मूला पता है या नहीं पता है डजेंट मैटर, तुम्हें क्वेश्चन समझ यस। में आना चाहिए। तुम्हें इस एंड तक पहुंचना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एंड लास्टली तुमने ये बोला
कि अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, स्टिल तुम्हारे दिमाग में एक ब्लॉकेट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं 2-3 स्टेप्स लूंगा तो शायद मैं सॉल्व कर जी पाऊंगा, और मैं उसके साथ ही जी आगे बढ़ जाता हूँ। और बताओ इस पे, यस सर। और तुम्हारे दिमाग में कोई भी थॉट है अराउंड लॉजिक? हाँ, कुछ कई बार क्योंकि एमसीक्यू टाइप भी मतलब मेजरली पेपर आता है सेकंड और थर्ड दोनों सेक्शंस, तो हम एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें ऊपर से जाने की क्वेश्चन सॉल्व करके ही आंसर निकलेगा। हम्म। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे इस बार भी एक क्वेश्चन आया था कि 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उसके अंदर हमने एक ऑक्टागन बनाया है और हम्म। उसका एरिया निकालना था। तो हम्म। उसमें दो ऑप्शंस तो नॉर्मली एलिमिनेट हो गए थे, क्योंकि उनका जो एरिया था वो सर्कल से बड़ा था, तो उसके अंदर फिट ही नहीं हो सकता है वो ऑक्टागन। तो ऐसे हम एलिमिनेट करें ऑप्शंस को, तो वो अप्रोच भी एक अच्छी अप्रोच है और वो एक लॉजिकल अप्रोच भी है। ठीक है, यस सर। अगर कोई पर्सन लॉजिक को डेवलप करना चाहता है तो उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर, बहुत अच्छा लॉजिक डेवलप होता है हमारी, मतलब कि अरिथमेटिक में स्पेशली, या दूसरे टॉपिक्स में अलजेब्रा भी होता है 9th 10th में। वो मोस्टली स्कूल टेक्स्ट बुक्स होती हैं जो, तो उनसे धीरे धीरे लॉजिक थोड़ा डेवलप होना शुरू होता है। हम्म। उसी में अगर हम हर फॉर्मूला के पीछे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसकी डेरिवेशंस पढ़ें अगर, तो वहाँ से लॉजिक डेवलप होता है सर। डेरिवेशंस निकालने चाहिए, डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और सर, और मतलब कि वही क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अलग अलग अप्रोच से करेंगे, कि जरूरी नहीं है हर बार फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार थोड़ा सा अलग अलग मेथड से, अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन को करेंगे, तो उसी से होगा सर। तो एक ही अप्रोच से, मतलब एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके अंदर ये भी हो सकता यस है सर। कि आप बहुत सारे शॉर्टकट्स को अपने खुद के लिए डिराइव कर लोगे। फॉर एग्जांपल होता है कि यस सर। आप फॉर्मूलाज को स्किप करने लगते हो और डायरेक्टली आंसर्स पे अराइव करने लगते हो जब आप बहुत अच्छे से यस प्रैक्टिस कर लेते हो। यस सर। और मेरे को ये भी लगता है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस चीज में आपको कोई भी टीचर कभी भी हेल्प नहीं कर सकता। जो आप अपने दिमाग के अंदर खुद से लॉजिक्स बनाते हो, टीचर आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन यस सर। प्रैक्टिस से खुद आइडियाज को, खुद इनोवेशंस को लेके आते हो, वो आपको कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता। और वो आपकी बहुत पर्सनल चीजें होती हैं कि यस सर। खुद के होते मतलब ये मेरा ही तरीका है। अब हम लोग आ जाते हैं हैं। यस नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग के सामने है कि किस टॉपिक को किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, और कितना क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, सारी यस चीज। हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक एक यस सब्जेक्ट को फिल नहीं करते हैं। आप यस मेरे सर। को एक लिस्ट प्रोवाइड कर देना, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि आप कितना यस टाइम और कितने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक बच्चे को सॉल्व करने चाहिए, ताकि बच्चे अपने लेवल पे यस देख लें, उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यस ईजियर हो जाए। अब नेक्स्ट यस क्वेश्चन ये आता है जो कि बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ, कि यस सर। मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, या मैथ्स में यस बहुत सर। ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, या फिर उनकी बेसिक मैथ्स अच्छी है लेकिन आंसर नहीं आते विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत यस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि यस सर। आपको उतना ही टाइम मिला है, उतना ही में क्वेश्चन सॉल्व करना है। उनका बोलना है कि अगर यस आपको 3 क्वेश्चन दे दोगे और 1 दिन का वक्त दे दोगे तो हम पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे, फुल मार्क्स ले आएंगे। शायद आप भी ऐसा यस सर। करते होगे, लेकिन यस सर। उतना टाइम तो मिल नहीं रहा है। तो कैसे हम यस इसको सर। इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं मैथ्स में बुरा स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या स्टेप्स लूँ? सर कि 10th तक तो सबके पास कॉमन ही होते हैं, तो नॉन मैथ्स का डिफरेंशिएशन 10th तक तो नहीं है। तो उसमें मुझे लगता है जो बेसिक जो अरिथमेटिक है, उसके बाद नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स है, एंड देन अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक ये है। सब नहीं पढ़े होते हैं और सबके ही मोस्टली बोर्ड्स में होते हैं। हम्म। तो पहले उनसे स्टार्ट करो, मतलब कि जो आपको आता है उसका बेसिक्स पढ़ो, और उसमें आप एडवांस करो कि आप उस टॉपिक को मास्टर कर लो जो जो आपने पहले सिलेबस में पढ़ा हुआ है। हम्म। ठीक है। ठीक है, और? सर देन ग्रेजुअली सिर्फ आपको अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कि हाँ ये मेरे को आता, ये नहीं आता, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। इवेंचुअली आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। तो फिर धीरे धीरे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, मान लो किसी का परसेंटेजेस था, तो उससे हम्म। से रिलेटेड रेशियो प्रोपोर्शन, ग्रेजुअली ग्रेजुअली उससे रिलेटेड टॉपिक्स की तरफ जाओ। हम्म। अम, कि ये टॉपिक था, इससे रिलेटेड जो भी आसपास के टॉपिक्स हैं हम्म। उनको कवर करो सर। ठीक है, और अगर कोई नॉन मैथ स्टूडेंट है तो, क्योंकि वो तो थोड़ा सा मैथ से जुदा हो जाता है, यस सर। तो उसको क्या स्टेप्स लेने सर, चाहिए? उसको मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे, जो जो मतलब कि उसको मैथ्स पढ़ने क्यूए पढ़ने के लिए। हम्म। क्योंकि मेरे पास भी जैसे अप्लाइड मैथ्स थी, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये मेरे सिलेबस का पार्ट नहीं थे, तो इनके ऊपर मैंने अलग से काम करा, और करना ही पड़ेगा।
ठीक है। और कुछ यस। स्पेसिफिक? बाकी प्रैक्टिस के साथ साथ और कंसिस्टेंसी के साथ साथ अगर हर रोज थोड़े थोड़े एफर्ट डालोगे तो मतलब कि इतना कोई वो नहीं है कि हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे करते रहो। मैं एक और चीज बताऊं, मतलब शायद यस। आपने भी इस बारे में सुना होगा। यस अ, सर। जैसे इस तरह की जो वीडियोस होती है ना, मतलब आप सर्च करके देखना, जितने भी मैंने मतलब टॉपर स्टॉक देखे मल्टीपल एग्जाम्स के, तो यस सर। उसमें ये बोला जाता है, बहुत सारे लोग आके कमेंट डालते हैं कि भाई रैंक आ गई तो अब तो तुम हम्म। ज्ञान दे सकते हो। हम्म। तुमने भी देखा होगा, मतलब नेगेटिव लेने की कोई चीज़ नहीं है, सोसाइटी की रियलिटी यस इस सर। तरह की बातें की जाती हैं कि इसकी रैंक आ यस सर। गई, ये आज इतना हम लोग को ऐसे बता रहा है, हम लोग को ऐसा कर रहा है। तो यस अगर सर। एक बच्चा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया है इस साल, यस सर। तो क्या उसको आईपी मैट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए और उसको रीअपियर करना चाहिए, और अगर वो रीअपियर करना चाहता है तो किस अप्रोच के साथ करना चाहिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आफ्टर ऑल है तो एग्जाम ही, तो मतलब कि पहले तो डिसहार्टन मतलब कि थोड़ा तो नेचुरली, लेकिन बिल्कुल ही उसको हार्ट पे लेने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा कि कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। और ड्रॉप मैं तो सजेस्ट करूंगा लेना, पार्शियल या फुल, वो जो जो भी ले सकता है, मतलब जो भी जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है अपनी अपनी। हम्म। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ड्रॉप लेना, क्योंकि मतलब कि 10 years डाउन द लाइन या 20 years डाउन द लाइन कोई ये नहीं, मेरे को नहीं लगता जज करेगा कि आपने एक साल ड्रॉप करा। ये जज करेगा कि आप कि कौन से कॉलेज से थे, फिर उसमें कैसा परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि ड्रॉप लेना ले सकते हैं मेरे हिसाब से, पार्शियल या फुल जो भी चाहे जो भी। यस सर। तो उसमें ये था कि अब आपने पेपर दे दिया और उसमें आंसर की वगैरह भी हैं, तो उसमें आपको पता है कि क्या क्या आपने गलत किया पेपर में, या क्या हाँ। टॉपिक्स वीक रहे। तो उन पे सबसे पहले काम करना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक पिछली बार रह गया था तो कोई बात नहीं, इस बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस बार हो जाएगा। तो ये एक तरीके से एंड्यू एडवांटेज है, मतलब इस बच्चे को एडवांटेज मिल रहा है ना कि मैंने प्रेपरेशन तो की थी, मैंने कुछ अच्छी यस ठीक सर। रैंक भी लाई, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन यस सर। टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग है। विच मीन्स एक यस सर। बच्चा अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी तैयारी को, मैं उससे तो ऑलरेडी उससे। बहुत ज़्यादा आगे पहुंच गया, क्योंकि यस मैंने सर। उस प्रेशर के माहौल को एक बार सहा है ना। और क्या आप कुछ सजेस्ट करोगे पर्टिकुलर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो मैथ्स के लिए फॉलो करनी चाहिए नॉन मैथ स्टूडेंट्स को? कुछ सर tips? प्रैक्टिस के लिए। हम्म। अब हाँ तो मैथ्स जो है वो मेनली प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगी, तो उसके लिए कोई भी प्रैक्टिस बुक जो आपकी कोचिंग प्रोवाइड करती है, या आईपीएम करियर्स का प्रैक्टिस बुक, प्रैक्टिस मटेरियल मैं रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है। सर सेकेंडली मॉक्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। मॉक्स दे दे के या सेक्शनल या टॉपिक वाइज जो भी मॉक्स या फुल लेंथ, वो दे दे के सर बहुत कॉन्फिडेंस भी आता है, और एक थोड़ी सी प्रैक्टिस भी बनती है कि हाँ मेरे को इतने समय में इतने क्वेश्चंस करने, इतना टाइम है ये है, तो उससे काफ़ी हेल्प होती है सर। अब टॉपिक्स को हमको मंथ वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए क्यूए के? टॉप सर स्टार्टिंग टुडे। या फिर क्या ऐसा सर करते हैं, आप मेरे को टॉपिक्स की लिस्ट दे दो, मैं यहाँ पे सब सारे बच्चों के लिए डिस्प्ले कर दूं, क्योंकि अपन एक के बाद एक टॉपिक्स की बात करेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यस आप सर। इन सारे टॉपिक्स का बहुत ही क्लियर बाइफरकेशन दो, मतलब इतना जी क्रिस्टल सर। सीन होना चाहिए कि हर बच्चा समझ सके उस चीज़ को। जी। नेक्स्ट आ जाता है कि हमने टॉपिक्स को पढ़ लिया। अब टॉपिक्स में यस सर। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम डे पे आप जो रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम के पहले जी। वाले रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक रिवीजन होती है हम्म। कि मैंने परसेंटेज से क्वेश्चन कर लिया, लेकिन 2 महीने बाद जब मैं उस क्वेश्चन को करता हूँ तो मेरी पेस कम हो जाती है। जी। समझ रहे हो आप? या जी। बहुत इजी टॉपिक बोल रहा हूँ, मान लो आप कोई हाँ हाँ। डिफिकल्ट टॉपिक है, तो हम लोग की पेस ऊपर जी। नीचे हो जाती है, हम लॉजिक्स को भूलने लगते हैं, हम थोड़ा बहुत, क्योंकि आप तो लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हो ना, स्कूल भी जा रहे हो, यस। स्कूल 5 सब्जेक्ट मैनेज कर रहे हो, आईपी मैट कर रहे हो, यस तो उसको कैसे मैनेज करोगे? रिवीजन, कंटिन्यूस रिवीजन, इसको इंप्रूव कर लेते हैं, बताओ। सर। कंटिन्यूअसली एक तो मेरे को लगता है वीक में एक डे, या तो संडे, क्योंकि उस दिन स्कूल का भी थोड़ा सा लाइट रहता है, तो उसके लिए एक वीक का एक डे हम डिवोट करें कि इस पिछले 6 डेज में, पिछले 5 डेज में हम्म। हमने क्या पढ़ा है उसको एक बार मैं गो थ्रू कर लूँ, तो उसका मेरे को लगता है रिटेंशन काफी अच्छा रहता है कि इस 5-6 दिनों में मैंने जो पढ़ा है पिछले में, अगर मैं उसको एक बार गो थ्रू कर लूँ, हम्म। उसका मैं जो भी मतलब कि जो भी मैंने पढ़ा है उसका मैं रिवाइज कर लूँ, तो हम्म। उसका रिटेंशन लॉन्गर पीरियड में रहता है, क्योंकि एकदम अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा और उसको हमने जो हमारी मेमोरी में फ्रेश था उसको एक बार फिर से सॉलिडिफाई कर दिया। ठीक सो है। दैट विल बी बेटर सर। ठीक है। और और सर हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस
करते हैं जैसे क्वेश्चंस की, तो उसमें हमें पता लगता है कि टॉपिक में भी कई सारे सब टॉपिक होते हैं ना, कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हम्म। तो उनको एनालाइज करो कि कौन से सब टॉपिक्स या कौन से लाइन ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। उसको एक बार दोबारा से, अगर जरूरत है तो एक बार दोबारा से उसकी थ्योरी या उसके बेसिक्स दोबारा पढ़ सकते हैं सर, अगर कोई टॉपिक बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, मेरे को लगता है यहाँ पे एक और चीज़ है रिवीजन के लिए, दैट इज मॉक्स। तो यस सर। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? सर मॉक्स लाइक मैंने शायद अक्टूबर के अराउंड देने शुरू करे थे, अक्टूबर नवंबर के अराउंड, नवंबर से। और मैंने एंड तक आते आते 56 के आसपास मॉक्स दे दिए थे। मतलब कि ये तो थोड़ा सा हाई लेवल पे हो गया, लेकिन मिनिमम मुझे लगता है 30, मिनिमम 25 मॉक्स तो होने चाहिए सर, ठीक है। सफिशिएंट प्रैक्टिस के लिए। कितने? 25? यस सर। मिनिमम 25 मार्क्स? 20 to 25 मिनिमम। तो आपने डबल मार्क्स में दे दिए, मतलब जस्ट क्यूरियोसिटी। सर मतलब कि मॉक्स से मतलब मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा था कि मैं देख रहा था प्रोग्रेशन अपने स्कोर्स की या कॉन्फिडेंस लेवल्स की, या रिवीजन उस हिसाब से होती है कि हाँ, कि मैं जो नहीं परफॉर्म कर पाया किसी मॉक में, तो हम्म। मैं अगले मॉक के लिए उसको दोबारा से रिवाइज कर सकूँ। और सेकेंडली सर, मेरे बोर्ड सब खत्म हुए उसके बाद एग्जैक्ट 40 डेज थे अप्रॉक्स इंदौर के उसके लिए। तो मैंने अ मॉक अ डे दिया सर उसके बाद। तो 40 तो वहीं हो गए बोर्ड्स के बाद ही। अच्छा, तो उसके पहले आपने 16 मार्क्स दिए थे, और बोर्ड्स के यस बाद आपने 40 दिन में 40 मार्क्स दे दिए। इसके यस बाद नेक्स्ट जो सवाल आता है दैट इज, हम लोग आ जाते हैं VARC सेक्शन पे। तो VARC में यस भी आप मेरे को ये बताने वाले हो कि कितना किस चीज़ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये आप मेरे को अलग से दे दोगे तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर यस देंगे। बट एक क्विक क्वेश्चन कि VA तो कम्प्लीटली सेपरेट है, RC कम्प्लीटली सेपरेट है, तो यस सर। ये में आपने किस टॉपिक से स्टार्ट किया था? हम सर बीए में एक्सप्लिसिटली मैंने ग्रामर के रूल्स पढ़े थे सबसे पहले तो। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये सब ग्रामर रूल्स से स्टार्ट किया था, क्योंकि बाकी चीजें जैसे रीडिंग या वोकेबलरी ये सब प्रैक्टिस, और ये पैरेलली चलता रहता है सर। ठीक है, ठीक है, मतलब VA थोड़ा सा अपने आप में डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो इसलिए अपन उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं अभी। यस सर। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि अब मेमोराइज कैसे करें इतने सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इतने सारे वर्ड्स, उसके बाद यस सर। पैराजम्बल्स या अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, उनके रूल्स, ग्रामर के रूल्स, मेमोराइज कैसे करें? सर इसके लिए तो यही सजेस्ट, मतलब कि वही सेम ही सजेशन है कि उसको री रिवाइज करते रहो। मान लो कि इस वीक में आपने 10 न्यू वोकैब के वर्ड्स पढ़े, um, तो उसमें से जितने भी आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो एट द एंड ऑफ द वीक, उनको दोबारा से पढ़ो। और ऐसे 15-20 डेज के इंटरवल पे उसको री रिवाइज करते रहो, कि अभी तक जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स या जितने भी वोकेबलरीज हुई हैं इकट्ठी, तो उनको री रिवाइज करते हो सर। आप क्या एवरी सिंगल डे एक वर्ड पढ़ रहे थे, या क्या फ्रीक्वेंसी से पढ़ रहे थे इस चीज़ को? सर मेनली मैंने वीए का मोस्टली टाइम मैंने रीडिंग में डिवोट किया था, क्योंकि मैं आर्टिकल्स, एसेज, न्यूज़पेपर्स ये बहुत ज़्यादा पढ़ता था। इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प होती थी, साथ साथ एक वोकैब भी डेवलप होती है कि आप रीड कर रहे हो तो आपको कोई वर्ड समझ ऐसे नहीं पता एक्सप्लिसिटली उसका मतलब, हाँ। लेकिन उसके आसपास के कंटेक्स्ट से समझ आ जाता है। हम्म, ठीक है। सर सेकेंडली लॉजिक भी डेवलप होता है कि पैराजम्बल्स के लिए कि किस ऑर्डर में फ्लो करनी चाहिए स्टोरी या जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और क्या लगता है आपको? और सर एक रूट वर्ड मेथड होता है जो तरुणा मैम ने सजेस्ट किया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। कि हम्म। एक ही पर्टिकुलर वर्ड है तो उसी से मल्टीपल डिफरेंट वर्ड स्टेम होते हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ना। देन कोई आपके पास वर्ड सामने आया, आपने पहले उसका मीनिंग देखा, तो वोकैबुलरी प्रिपेयर होगी। आप उसके सिनोनिम एंटोनिम देखो, उससे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स देखो, उससे जो भी सिमिलर वर्ड्स हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं, तो एक ही वर्ड से अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 वर्ड प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वो मेथड बेटर रहता है कि बंचेस में प्रिपरेशन होती है सर। सर बाकी ग्रामर में ऐसे फॉर्मूलाज की तरह रोड लर्निंग तो होती नहीं, क्योंकि एक्सेप्शंस होती हैं हमेशा, कि हम्म, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में वो जो ग्रामर का रूल है वो अप्लाई होता है या नहीं, क्योंकि इसमें न्यूमरस न्यूमरस एक्सेप्शंस रहती हैं सर। ठीक है। तो मेमोराइज करना ऐसे एक्सप्लिसिटली वो नहीं हो पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, मेमोराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो डोंट मेमोराइज लिखना चाहिए मेरे को?
डोंट हाँ, मतलब कि एक बार उसको अंडरस्टैंड करोगे तो, लेकिन उसके साथ-साथ एक्सेप्शंस का अवेयर ही रहना चाहिए कि एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। अगर कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा है जिसकी वीकर इंग्लिश है, यस, मान लो हिंदी मीडियम से है, तो उसको क्या स्टेप्स लेने यस। चाहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए या आरसी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए? 2 स्टेप्स बताओ। अ, सर सबसे पहले तो जो भी उसके इंटरेस्ट का टॉपिक है उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े। फॉर एग्जांपल मेरे लिए वो क्रिकेट था, तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़े, तो उससे क्या था कि अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती थी क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो हम्म, उससे धीरे धीरे एक रीडिंग में भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और एक रीडिंग की हैबिट बनी कि हाँ, रोज इतने घंटे रीड करना है। हम्म। तो इंटरेस्ट के आर्टिकल्स पढ़ो और फिर बाकी आर्टिकल्स में तो जा सकते हैं सर। अच्छा, मतलब एक फिर जगह से बाकी। करो और उसको फिर स्प्रेड करते जाओ चारों तरफ कि क्या सारी यस सर। चीजें हम लोग कर सकते हैं। और क्या होना चाहिए एक और स्टेप? नहीं है तो कोई सर एक और प्रॉब्लम। हम्म। स्टेप तो यही है कि डेली रीड करना ही है, क्योंकि रीडिंग इज लाइक हाफ ऑफ द जॉब डन इन बीए। ठीक है, ठीक है। और कुछ भी मतलब तुमको लगता है जो तुम सजेस्ट कर सकते हो फॉर VARC टू अ स्टूडेंट जो वीकर है, या या फिर आज की तारीख में स्टार्ट कर रहा है, तो उसको क्या, मतलब कुछ भी चीज सजेशन की तरह जो उसको हेल्प कर जाए? सर लाइक अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस। पर प्रैक्टिस ही होना चाहिए, ठीक है। यस, दैट इज इट सर। कोई पर्टिकुलर रिसोर्सेज तो वैसे आपने बता दी, ए ऑन मैगजीन एंड हिंदू एंड TOI, ऑनलाइन ही रीड करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सही है। लास्ट फेज पे आ जाते हैं हम लोग। लास्ट फेज है यहाँ पे। लास्ट फेज ये है कि कितने मॉक्स देने चाहिए। ठीक है, ये तो आपने बता दिया, 20-25 मॉक्स देने चाहिए। कितने सेक्शनल्स देने चाहिए? हम सर सेक्शनल्स तो जैसे आईपीएम के इसके वेबसाइट पे 3 लेवल में थे कि इजी, मीडियम, हार्ड, या उससे ज़्यादा भी थे किसी टॉपिक के, कोई बड़ा टॉपिक है तो मुझे लगता है कि हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट तो देना चाहिए। फिर उसके बाद सेक्शनल, इसमें थोड़ी सी लिबर्टी है कि कौन सा सेक्शन आपका थोड़ा वीकर है, तो उसमें आप ज़्यादा सेक्शनल दे सकते हो। लेकिन जो जो टॉपिक आपके लिए थोड़ा इजियर है या आपको थोड़ा कंफर्टेबल है उसमें आप कम सेक्शनल भी दे सकते हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, क्या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ सेक्शन। एग्जामिनेशन। तो उस हिसाब से आप यस। कुछ प्लान कर सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा यस। आपका, आपने कितने मार्क्स दिए थे, क्योंकि आप बता चुके हो। इंग्लिश में सेक्शनल के लिए क्या करना चाहिए? सेम। अगर आरसी वीकर है तो आरसी ज्यादा सॉल्व करोगे, यही बोलना चाहोगे आप? यस। यस और सर। एनालाइज कैसे करना चाहिए मॉक को? क्योंकि आधे से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि हम लोग तो हर वीडियो में बताते हैं कि मॉक को एनालाइज करना चाहिए, लेकिन एज यस। अ स्टूडेंट आप कैसे एनालाइज करना चाहोगे एक मॉक को? सर एनालाइज तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन से ही शुरू करा कि जो क्वेश्चंस गलत हैं वो तो नेचुरली देखने ही है सबको। लेकिन हम्म, सेकेंडली एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए और वो ठीक भी हुए, एक बार उनको भी देख लेना चाहिए, उनका सॉल्यूशन भी है, उनका जो वीडियो सॉल्यूशन वगैरह जो भी अवेलेबल है वो हम्म, भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हमें उन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगा तभी तो हम रॉन्ग या अन अटेम्प्ट छोड़ के आए हैं कुछ क्वेश्चंस को। हाँ, ठीक है। तो जो और करेक्ट क्वेश्चंस भी हैं उनका भी ऑल्टरनेटिव अप्रोच हो सकता है एग्जामिनर किया जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, तो एक बार वो भी देख लेना चाहिए। हम्म, और मोस्टली हमें उसमें से उस हर मॉक से हमें मार्क्स से ज़्यादा ये डिराइव करना चाहिए कि क्या टॉपिक हमारा वीक है और कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। वो हाँ, मार्क्स से ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन है सर। फाइंड द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और क्या लगता है आपको एनालिसिस के अराउंड? एनालिसिस के अराउंड सर अगर तुमको रेट यही। करना हो, टेकिंग अ मॉक टेस्ट, टेकिंग अ सेक्शनल टेस्ट, टेकिंग अ टॉपिक टेस्ट एंड एनालाइजिंग, इनमें से कुछ भी, टॉपिक, मॉक या कुछ भी, तो तुम किस यस सर। ऑर्डर में प्लेस करोगे बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस? बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एनालिसिस को रखूंगा, सबसे मतलब कि सिर्फ इंपॉर्टेंट मॉक्स एनालिसिस। देते रहो। यस ठीक है, सर। ठीक है। First analysis, then I would say full length mock, हम्म, then topic wise, and then sectional. That was my personal ठीक है, यानी this कि thing. सेक्शनल जो है हम लोग के लिए वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम लोग के लिए हाईएस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। जब आप इन तीनों में से किसी भी एक चीज को दे रहे हो, तो एनालिसिस के लिए Yes आप sir. 3 चीजें बताई जो मैं सम अप कर पाया। कुछ मिस हुआ है तो मेरे को 100% आप बता सकते हो। रॉन्ग क्वेश्चन को Yes चेक sir. करो, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है करेक्ट क्वेश्चन को भी चेक करना।
यस सर। करेक्ट क्वेश्चन के भी ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने की कोशिश करो कि जो क्वेश्चन तुमने सही मार्क किया है उसमें क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते थे। और यस अपना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमको देखते जाना चाहिए। हमारे लिए मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। कि मैं यस सर। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट को मैं इस तरह से समझ पा रहा हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन में अगर 30 सेकेंड्स को इन्वेस्ट किया था, तो कैसे मैं इसको 20 सेकेंड्स में कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम। यही है ना यस स्कोप सर। ऑफ इम्प्रूवमेंट। यस सर। यस एक नंबर तुम्हें को एक ही मिला, लेकिन ये जो 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब आती है लास्ट एक सिंगल चीज जो तुम्हें लगता है आईपी मैट में किसी भी इंसान को फेल करा सकती है। सर आई वुड से इनकंसिस्टेंसी, कि आज पढ़ लिया तो अब सीधा बारी अगली आएगी एक हफ्ते बाद। तो ये इनकंसिस्टेंसी या फिर ये नहीं अफोर्ड कर सकते सर। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली हर रोज पढ़ना चाहिए, थोड़े तो चाहे कम समय लगा सकें अगर ट्वेल्थ के साथ कर रहे हैं तो, लेकिन फिर भी डेली पढ़ना चाहिए, नहीं तो आउट ऑफ टच हो जाते हैं थोड़ा। इनकॉन्सिस्टेंसी एक सिंगल चीज है आपके हिसाब से जो किसी भी बच्चे को इस एग्जाम में फेल करा सकती है। यस ठीक सर। है। तो ये रहा पूरा का पूरा सम अप जो भी चीज़ों पे हम लोगों ने बात की। क्या तुमको लगता है तुम कोई भी चीज़, कोई भी टिप या कुछ भी बताना चाहोगे इसके बियॉन्ड जो मैंने क्वेश्चंस तुमको थ्रो किए। फिर से थिंक लाइक हम्म। इफ यू आर द डायरेक्टर ऑफ आईपीएम करियर्स, कि तुम आईपीएम के बच्चों को गाइड कर रहे हो। सर मेरे हिसाब से हाँ, इसके अलावा एक पॉइंट की कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे प्रेपरेशन के टाइम पे ही ये सोच लेते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा, या ये तो इतने परसेंटेज के ऊपर वालों के बस की बात है। तो ऐसा नहीं होता, कि मतलब कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि उसी से अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होगे तो आप आता आता क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, और अगर कॉन्फिडेंट हो गए तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें भी आप काफी स्टेप्स तक पहुंच सको। तो कॉन्फिडेंस रखना, या थोड़ा सा सेल्फ अफर्मेशन मैं करता रहता हूँ अभी भी, तो हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट है सर। ठीक है, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे कि अंडर कॉन्फिडेंट रहना कि मेरा नहीं हो सकता है, होप को लूज यस। करना, एंड इनकॉन्सिस्टेंट रहना कि मैं आज पढ़ाई कर लिया, अब पढ़ाई हो गई, अब तो क्या जरूरत है पढ़ाई करने की। ठीक है। यस। सो दिस वाज इट। और बहुत सही था अक्षत। मैं होप करूंगा कि जो भी लोग हम लोग को देखें सबको बहुत सारी चीज़ें समझ आए कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है। क्योंकि जब मैं देख रहा था हम लोग का, मेरा और अक्षत का आइडिया ये था बिहाइंड दिस वीडियो, कि जब कोई बच्चा इस चीज़ को देखे तो उसको एक लेसन की तरह लगे कि क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए और उसको वो चीज़ें एग्जैक्टली मिल जानी चाहिए इन अ सिंगल शीट, कि उसको किन चीज़ों को फॉलो करना है। अब तुम में से जो भी लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हो, कमांड पी करके, फर्स्टली लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, वहां कमांड पी करके डाउनलोड कर सकते हो, अपनी वॉल पे स्टिक कर सकते हो। चाहो तो अक्षत की फोटो को भी स्टिक कर लेना साथ में, क्योंकि इसके ओरिजिनल क्रिएटर तो वही हैं। और अक्षत आप फाइनल अगर कुछ मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो टू द अपकमिंग स्टूडेंट्स ऑफ आईपी मैट। सर फाइनल मैसेज तो ये रहेगा कि जस्ट स्टे ट्रू टू व्हाट यू हैव बीन डूइंग एंड बी कंसिस्टेंट, तो हो जाएगा। डरने की यस जरूरत सर। नहीं है, कॉन्सिस्टेंट रहोगे तो फोड़ दोगे आईपी मैट को, किसी को भी चिंता करने की यस। जरूरत नहीं है। एंड फाइनली मैं तुम लोग को एक बहुत ही अमेजिंग चीज बताना चाहूंगा। अक्षत का जब इस साल आईपी मैट ऑल इंडिया रैंक 7 आया है, उसके बाद उसने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसको आप लोग चेक कर सकते हो। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसने एक काइंड ऑफ अ पेज, या हम लोग को बोलना चाहिए एक कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश की है अराउंड फाइनेंस। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो आपको 110% इस चीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। आपको लॉन्गर रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको शायद ये भी समझ आएगा कि एक स्टार्टअप को किस तरह से बिल्ड किया जाता है, एक आइडिया को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। सही बोल रहा हूँ ना अक्षत? यस सर। ज़्यादा तारीफ कर दी क्या मैंने? नहीं सर, तो लाइक अनएक्सपेक्टेड था, थैंक यू फॉर दैट सर। ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। और अक्षत हम लोग मिलते रहेंगे। सो यस। टाटा बाय बाय, सी यू।